हाँ भाई, तो वेव चल रहा था और ज़रा ये मॉड्यूल ले आएगा वेव का है ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव का मॉड्यूल ले आइए। हाँ तो चलिए भाई, हम लोग जो है नहीं सिर्फ साउंड वेव मैकेनिकल वेव। चलिए भाई, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहली बात तो बेटा हम लोग वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ चुके थे ना, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड फ्री एट वन एंड। फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू NV/2L। जब दोनों एंड पर फिक्स रहता है तो फ्रीक्वेंसी NV/2L। और बेटा जब एक एंड पे फ्री रहता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑड मल्टीपल ऑफ V/4L। कंफ्यूज नहीं होना है, V/4L ऑड मल्टीपल, 2n+1 हो या आगे 2n-1 हो, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेटा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले सोनोमीटर बेटा सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। सोनोमीटर, जब भी आपके क्वेश्चन में सोनोमीटर बोलता है बेटा, ऐसे बोला सोनोमीटर, तो सोनोमीटर का मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा, आपको ये समझना है कि स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स्ड है, उसी का क्वेश्चन है, समझ के चलना। तो सोनोमीटर दरअसल क्या होता है बेटा कि ये जो है एक वुडन बॉक्स होता है। वुडन बॉक्स के ऊपर ये देखिए वुडन बॉक्स होता है इस तरह का, ये वुडन बॉक्स होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर बेटा ये जो है ब्रिजेज होते हैं, ये क्या होता है बेटा, ब्रिज होता है, ऐसे लकड़ी का होता है, समझ के चलना है ना, ये लकड़ी का ब्रिज होता है, ऐसे घबराना नहीं भाई, ये लकड़ी का छोटा छोटा 2 ब्रिज होता है, ठीक है, ऐसे वुडन, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनना, ये ऐसे होता है, यहाँ पे रस्सी जो है वो फिक्स्ड होती है और ये ब्रिज के ऊपर से पास करती है, ध्यान देना, ये ब्रिज के ऊपर से पास करती है, ठीक है बेटा, ये ब्रिज के ऊपर से पास करती है। यहाँ पे पुली लगी होती है, ये पुली से ऐसे करके यहाँ पे लटक रही होती है, ऐसे, ये M। तो यहाँ पर बेटा सोनोमीटर जो है वो हम लोग किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए या जो भी वाइब्रेटिंग सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, सोनोमीटर में एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है ना। अगर आप इसको ऐसे समझो, साइड व्यू देखो तो ऐसे लगेगा कि ये वुडन फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है बेटा, और यहाँ पे ये रस्सी है फिक्स्ड एंड पे है, और ये रस्सी देखो बेटा यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पुली है और पुली से ये वेट टंगा हुआ है M मास का, और यहाँ ब्रिज है, ऐसे ये ब्रिज है, ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटा। ये कहानी है, कुल मिलाकर बेसिकली ये कहानी होती है। यहाँ पर बेटा एक ब्रिज फिक्स्ड होगा, एक ब्रिज मूवेबल होगा। ब्रिज के बीच में मान लीजिए ब्रिज जहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर है, तो यहाँ पर बेटा लेंथ मेज़र कर लेते हैं, यहाँ पे मीटर स्केल लगा होता है और मीटर स्केल पे हम ये लेंथ मेज़र कर सकते हैं बहुत आराम से। मीटर स्केल पे ये लेंथ मेज़र कर सकते हैं बहुत आराम से, ये लेंथ मेज़र कर सकते हैं ना। यहाँ मीटर स्केल लगा होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, ऐसे मीटर स्केल लगा होता है, ठीक है, ऐसे मीटर स्केल लगा होता है। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये लेंथ मेजर कर लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद बेटा अब सोचो, पहले ये तो था कि रस्सी यहाँ पर फिक्स्ड है और रस्सी का एक एंड यहाँ पर आपने ऐसे बांध दिया और यहाँ से आपने पकड़ा, आपने ऐसे ऑसिलेट करा दिया। तो आप ऑसिलेट कराने वाले सोर्स आप है, यहाँ पर आप कैसे पकड़ेंगे रस्सी को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो या तो प्लग करना पड़ेगा, ऐसे उंगलियों से प्लग करना पड़ेगा, ऐसे प्लग करना पड़ेगा, या फिर कोई ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ला करके यहाँ टच करना होगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क रस्सी को क्या करेगा, एक्साइट करा देगा। ये जो वेट है, वेट में टंगे होने की वजह से क्या होगा, रस्सी टाइट होगी, रस्सी में टेंशन होगा, टाइट होगी, टेंशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लग करोगे, है ना, या ट्यूनिंग फॉर्क से ऐसे टच करा दोगे। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे लिया, ट्यूनिंग फॉर्क याद है ना, ऐसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसे टच करा, रबर पैड पे मारा ट्यूनिंग फॉर्क, उसके बाद यहाँ टच करा दो। टच कराने से ये ऑसिलेट करने लगेगा, वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी और इनकमिंग और उधर से रिफ्लेक्टेड सुपर इम्पोज होगी, स्टैंडिंग वेव बनेगा, है ना। और यहाँ पर बेटा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं बेटा, ये दोनों चूंकि फिक्स्ड एंड की तरह यहाँ पर नोड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, नोड्स बनते हैं। यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर भी नोड बनेगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर भी नोड
ये तो नोड फिक्स, दोनों फिक्स्ड एंड पर तो नोड ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बीच में रस्सी ऑसिलेट करेगा, एक लूप बनेगा तो बोलेंगे फंडामेंटल, 2 लूप बनेगा तो बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, 3 लूप बनेगा तो थर्ड हार्मोनिक। क्लियर है ना ये सब कुछ? तो यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जब रस्सी दोनों एंड पर बंधा रहता है तो क्या लगाते हैं? NV/2L, NV/2L। V का मतलब क्या बेटा? √T/μ, तो √T/μ। और टेंशन किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ, टेंशन किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। तो टेंशन यहाँ पर जितना वेट आपने टांगा हुआ उतने के बराबर टेंशन होगा। जैसे बोलेगा कैपिटल M मास का वेट टांगा हुआ है तो यहाँ T बराबर कैपिटल MG रख लेंगे, जैसे यहाँ टेंशन कैपिटल MG रख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है वो हम यहाँ पर पता कर लेंगे। जैसे कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, मैंने टच करा, मैंने देखा स्टैंडिंग वेव बन गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, फॉर्मूला रख देंगे NV/2L। देखेंगे एक लूप बन रहा है तो 1 रखेंगे। V की वैल्यू पहले से मालूम है, रस्सी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक मुझे मालूम है, आराम से कर लेंगे। तो बेसिकली जो सोनोमीटर होता है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन में जब भी आता है तो हम लोग को क्या समझना है कि ये क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। बोलो क्लियर? तो लिखिए इसे जल्दी और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, फिर ऑर्गन पाइप कर लेते हैं। चलो भाई मुंडी ऊपर रखना है, चलो भाई मुंडी ऊपर रखना है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं उसे बनाता हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, डरने का नहीं। चलो जल्दी जल्दी लिखना भाई। जल्दी जल्दी। हो गया सोनोमीटर। चलो मिटाए, सोनोमीटर मिटा दूं, जल्दी लिखो। ठीक है, चलो मिटाते हैं भाई। चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ बेटा। सोनोमीटर ये सब कुछ, अभी वेव्स हमने स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, ठीक है। आइए जमकर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखिए मैं बना रहा हूँ, कह रहा है कि 110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, देखिएगा बेटा 110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज टू बी डिवाइडेड, बिल्कुल आराम से सुनते रहना, मैं बना रहा हूँ, आप परेशान मत होना। इज टू बी डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स, 3 पार्ट में डिवाइड करना बेटा, 3 सेगमेंट में, ठीक है, बाई 2 ब्रिजेज, 2 ब्रिजेज की मदद से, ठीक है भाई, 2 ब्रिजेज की मदद से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ आराम से, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ, ठीक है, 3 सेगमेंट्स इज 1:2:3, ठीक है बेटा। तो बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ ब्रिजेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ ब्रिजेज, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ब्रिजेज। ब्रिजेज कहाँ कहाँ लगाएंगे,
और हमारे पास बेटा ऑप्शंस है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऐसा करके दिया है, एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड। ध्यान देना, घबराना नहीं, बनाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, बनाऊंगा मैं। फिर दूसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड। अरे भाई ठीक है भाई। फिर बोलता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड 70 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड। अच्छा भाई, पता नहीं कैसे बनेगा, ऑप्शन देखे तो मैं डर रहा हूँ। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड। ओके चलो भाई बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बोलता है बेटा, घबराना नहीं। बोलता है 110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 ब्रिजेज। एक काम करें, जगह बना तो नहीं है, मतलब बनाने के लिए जगह नहीं है तो ऊपर मिटा दें। 110 सेंटीमीटर है, पहले तो तुम लोग ये क्वेश्चन लिख लो, पहले तो तुम लोग लिख लो खतरनाक प्राणियों, पहले तो ये क्वेश्चन लिख लो। चलो ये क्वेश्चन पहले लिख लो, चलो क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो क्वेश्चन, फिर बताता हूँ मैं। चलो लिखो, लिख लिया बेटा? चलो भाई जल्दी जल्दी लिखो। 110 सेंटीमीटर लंबा वायर है, उसे 2 ब्रिज की मदद से, अच्छा जब कुछ नहीं बोलता है तो स्ट्रिंग को दोनों एंड पर फिक्स मानना है। क्या मानना है बेटा? फिक्स्ड। आप बोलेंगे ना सर रस्सी है, तो रस्सी एक एंड पर फ्री तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि फ्री है, तो नहीं बेटा, रस्सी दोनों एंड पर कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब समझेंगे फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। चलो भाई अब बनाते हैं, इधर मिटा देते हैं। 110 सेंटीमीटर लंबा है, चलिए भाई ऐसा समझ लेते हैं सॉल्यूशन इसका। देखना बेटा कैसे करेंगे, ये देखिए, ये रस्सी पकड़ लेंगे, कितना लंबा है जल्दी बताओ? 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर लंबा है। चलो भाई ठीक है, घबराना नहीं, अभी बिल्कुल नहीं घबराना है। 2 ब्रिजेज की मदद से 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो 2 ब्रिजेज की मदद से 3 सेगमेंट, जैसे एक ब्रिज यहाँ लगा दिया, एक ब्रिज यहाँ लगा दिया, ये ब्रिज B1 है, ये ब्रिज B2 है, क्या 3 सेगमेंट हो गया? 1 सेकंड। अब समझो कि यहाँ और यहाँ एक सेगमेंट हुआ, 2 एंड फिक्स्ड है, फिर ये सेगमेंट हुआ, 2 एंड फिक्स्ड है, फिर यहाँ सेगमेंट है, 2 एंड फिक्स्ड है। ठीक है बेटा? अब फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया 1:2:3, 1:2:3। अब आप बोलेंगे सर ये ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, ये फ्रीक्वेंसी मैंने माना कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ स्टैंडिंग वेव बना, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसकी F2 और इसकी F3। ठीक है बेटा? तो F1:F2:F3 का रेशियो क्या दिया है? 1:2:3। अब ये फ्रीक्वेंसी हम क्या माने सर, मतलब क्या माने? पता नहीं सर, एक लूप बनेगा कि 2 लूप, क्योंकि आपने पढ़ाया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L, यही पढ़ाया ना बेटा? तो बड़ा कंफ्यूजिंग है NV/2L में क्या माने। तो हम एक काम करेंगे, अगर कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे तो हम फंडामेंटल लेके चलेंगे। ठीक है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा? देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे, तो यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे V/2, और ये लेंथ मान लिया L1 है, इस 2 ये लेंथ मान लिया L2 है, इस 2 और ये लेंथ मान लिया L3 है, इक्वल टू 1:2:3। याद है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? जब दोनों एंड पर स्ट्रिंग फिक्स्ड था तो फ्रीक्वेंसी था NV/2L, जिसमें n की वैल्यू 1 पुट करने पे V/2L बनता था। पढ़ाया था ना फॉर्मूला, याद है? NV/2L, n पुट करते हैं 1 तो V/2L, तो V बाई इतने का लेंथ मैंने L1 माना, फिर दूसरे का V/2L2, तीसरे का V/L3। अच्छा रेशियो है तो V से V कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 1/L1 = 1/L2 = 1/L3 इज इक्वल टू 1:2:3।
ऐसा मान सकते हैं बेटा कि 1/L1 k के इक्वल है, 1/L2 2k के इक्वल है और 1/L3 3k के इक्वल, ऐसा मान लो, चलेगा, ठीक है। तो चलो 1/L1 k के इक्वल, तो L1 की वैल्यू कितना होगा 1/k, होगा कि नहीं होगा बताओ, यहाँ लिख रहा हूँ, घबराना नहीं, 1/k, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं बेटा। फिर 1/L2 कितना मानेंगे, 1/L2 2 है तो 2k मानेंगे, तो L2 की वैल्यू कितना होगा 1/2k, ठीक है। 1/L3 कितना है बेटा 3k, तो कितना होगा L3 की वैल्यू 1/3k। नहीं आया, नहीं आया। या एक काम और कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ऐसा कर लो, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। मान लीजिए 1/L1 1:2:3 है, समझ रहे बेटा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे उल्टा कर लीजिए, चाहे तो उल्टा कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग उल्टा कर लेते हैं, चलिए यहाँ मिटा देते हैं, इसको उल्टा करते हैं। अगर इधर उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जल्दी बताओ, ऐसा कर लो, सिंपल कर लेते हैं, 1:1/2:1/3, बताओ कर सकते हैं ऐसा, उल्टा कर लेना, आसान कर लो। अब L1 की वैल्यू k कर लो, चलो सर L1 की वैल्यू k, L2 की वैल्यू k/2, अब अच्छा लग रहा है क्या, हाँ सर, L3 की वैल्यू k/3, आसान है। और तीनों का सम कितना होना चाहिए जल्दी बताओ, 110, ये होगा ना। चलो तीनों का सम करो, तीनों का सम मतलब k + k/2 + k/3 इज 110, यही होना चाहिए ना। चलो k की वैल्यू निकाल लेंगे तो L1 भी निकल जाएगा, L2 भी, L3 भी। चलो k यहाँ से निकल जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, यह आएगा 6 + 3 + 2, k बराबर 110, 6 3 9, 9 और 2 11, तो k की वैल्यू होगा 6 × 110/11। अरे ये तो 10, अरे k की वैल्यू 60 है, तो बताओ बच्चों L1 की वैल्यू कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, अरे हाँ ये तो 60 सेंटीमीटर होगा। L3 की वैल्यू कितना होगा, L3 निकालना है ना, देखो ब्रिज क्या दिया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से देखेंगे, तो ये देखेंगे चूँकि 1:2:3 में पहले 1 इसको लेना है, नहीं फर्स्ट ये लेना है, फिर सेकंड ये अनदर एंड ये हो जाएगा। तो पहले देखिए L1 की वैल्यू, ये देखिए k की वैल्यू 60 है, यहाँ पुट करिए, k की वैल्यू 60 पुट करने पे L1 बराबर कितना है 60, यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ से, और L3 ये था बेटा, था ना L3 में देखिए k की वैल्यू 60 यहाँ पुट करिए, 60/3 कितना 20, तो हम बोलेंगे सर 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, तो बोलो कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड। नहीं आया समझ में, कंफ्यूज हो गए। पहले तो कुछ नहीं बोला, तो वायर को दोनों एंड पे फिक्स मानना है, 2 ब्रिजेज लगाने हैं, ओके, और उसके बाद बेटा 110 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ये मैंने माना F1 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये F2 F3 फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया था, ये नहीं बोला था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला, तो मैंने फर्स्ट हार्मोनिक लिया और तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया, ये नोट कर लो, देख लो कैसे बनाया, घबराओ नहीं, अभी बना रहा हूँ ना क्वेश्चन। चलो भाई, चलो जल्दी 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 जल्दी, हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, नोट करो इसे जल्दी से, नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी नोट करो, घबराओ नहीं। चलो नोट करो, हो गया, चलो मिटाएं। चलिए अगला सवाल, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए देखिए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है। अगर कहता है बेटा, आराम से सुनना, क्वेश्चन बोलता है
घबराने वाला क्वेश्चन दूँ? चलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, आराम से सुनना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार वायर इज 440 वाइब्रेशंस पर सेकेंड if the sitar player, आराम से सुनना, सितार प्लेयर reduces the length of wire by 1/5, then find the change in frequency of सितार वायर है ना बेटा। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है। अब मैं इस सवाल को कैसे बनाऊंगा आप ये देखो, ठीक है। तो क्या कह रहा है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार वायर, सितार मतलब वायर। देखो इन सभी क्वेश्चन में ना एक चीज़ फिक्स्ड है, वायर दोनों एंड पर फिक्स्ड है। इसकी थ्योरी मुझे मालूम है, इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है। अब पूछो ना घुमा फिरा के, क्या टेंशन है। अब देखो इसमें बोलता है कि सितार वायर है, मतलब ये समझो वायर है, दोनों एंड पर फिक्स्ड है, बात खत्म। अब तो पूछते रहो फॉर्मूला, क्या पूछना है भाई। फ्रीक्वेंसी 440 वाइब्रेशन पर सेकेंड है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब इसमें स्टैंडिंग वेव बन रहा हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 440 वाइब्रेशन पर सेकेंड का मतलब 440 हर्ट्ज है, ठीक है ना। वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसे हर्ट्ज बोलते हैं, तो 440 हर्ट्ज, ठीक है भाई। इफ द सितार प्लेयर, जो सितार बजा रहा है बेटा, रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द वायर बाई 1/5। अब एक बात बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/2L √T/μ। अगर वायर की लेंथ को काट करके 1/5 से काट दे, मतलब L लेंथ का वायर है, L/5 उड़ा देंगे, क्योंकि बोल रहा है ना बाई लिखा है, बाई का मतलब होता है उतने से बदल देना, यानी L में L/5 माइनस कर देना। तो L में L/5 माइनस करोगे कि तो कितने लेंथ का बचेगा, चलो बताओ लेंथ कितना होगा। L में से L/5 जाएगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ। 5 - 1 4 नहीं हो जाएगा, 4L/5। लेकिन बेटा टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि वायर काटने पर इसकी लीनियर मास डेंसिटी बदल जाएगी, नहीं, यूनिट लेंथ में मास जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। बहुत तो बोलेंगे लेंथ कट गया सर, तो म्यू भी चाह रहे, म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी है, हर यूनिट लेंथ में मास तो वही रहेगा ना। तो ये भी सेम, ये भी सेम, एन भी सेम, तो एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सोचेंगे, यानी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। पहले फ्रीक्वेंसी है 440, बाद की फ्रीक्वेंसी हमें सॉल्व करनी है। इनिशियल लेंथ है एल, देखो इन्वर्स रिलेशन है, 440 ऊपर लगा तो उसका लेंथ नीचे। अब एफ है तो 4L/5 फाइनल लेंथ, ये कट गया, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 440, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, 5 ऊपर 4 नीचे, 440 × 5/4, ये कटेगा तो 110, यानी 550, 550 हर्ट्ज होना चाहिए आंसर। मिला आंसर, चलो मिलाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है 2200, 1760, 440 और 110। ऑप्शन तो आया ही नहीं भाई, कहाँ मिस्टेक किया, देखो बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार वायर इज 440 इफ द सितार प्लेयर रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ वायर बाय 1/5, देन फाइंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार वायर। अच्छा चेंज पूछा था, ये तो फाइनल निकल के आया ना बेटा, F' मान लो, F' मान लो, तो चेंज पूछ रहा है, चेंज कैसे निकालेंगे। ये इनिशियल 440 है और ये फाइनल 550 है, तो चेंज कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइनल माइनस इनिशियल, 550 में से 440 जाएगा, कितना बचेगा 110 हर्ट्ज। हाँ 110 हर्ट्ज तो आंसर में है। चलो मिलाते हैं हम लोग 110। तो भैया ये क्वेश्चन मिलाया जाए, देखते हैं। लेवल 1 में 89 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बनेगा कि नहीं बनेगा। लेवल 1 में 89 का डी का मतलब क्या है 110, बिल्कुल सही बात है, मज़ा आ गया, बना लिया भाई। नहीं आया समझ में,
लिखो 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 ईमानदारी से। लिख लिया बेटा? चलो और बना के दिखाऊं? चलो और बनाते हैं ना, घबराना नहीं, और बनाते हैं ताकि आप परेशान ना हो, ताकि आप परेशान ना हो। देखो, डरना नहीं। मिटा दूं? लिख रहे हो? चलो 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 भाई, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मिटाते हैं। मिटा दो ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। चलो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा कि दो सिमिलर वायर हैं। देखो, टू सिमिलर वायर, समझना ध्यान से, टू सिमिलर वायर्स, ठीक है, ऑफ लेंथ L and 2L, ऑफ लेंथ L and 2L, ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है ना बेटा? ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन, produces vibrations of 100 hertz and 150 hertz, ठीक है भाई, 150 hertz. Find the ratio of tension in them. Find the ratio of tensions in them. अरे बाप रे, कैसा लग रहा? भयंकर है? जल्दी बताओ बेटा, भयंकर है? चलिए बनाते हैं, है ना? आप अटेम्प्ट करना चाहे तो करिए, ठीक है? तो 30 सेकंड का टाइम दूँ? चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ। टू सिमिलर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड, व्हाट इज मीन बाय सिमिलर? डेंसिटी सेम होगा, है ना? ऑफ सेम मटेरियल, प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन ऑफ 100 हर्ट्ज एंड 150 हर्ट्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशंस इन देम। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें। सोचिए, दो वायर है, एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है। देखिए फ्रीक्वेंसी दिया गया, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और अगर यहाँ कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे? फंडामेंटल, कि दोनों में फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा। V/2L, V/2L मतलब 1/2L अंडर रूट V का वैल्यू T/μ। अब मुझे बताओ, अगर वायर सेम है तो क्या म्यू सेम रहेगा? यस, म्यू क्या लेंगे बेटा? सेम। तो म्यू इज सेम, म्यू इज सेम। क्या म्यू सेम रहेगा वाकई में? क्या म्यू सेम रहेगा वाकई में? देखिए, बेसिकली म्यू पे मुझे डाउट है। क्यों डाउट है, जरा सोचिए। टू सिमिलर वायर्स है, लेंथ L एंड 2L, ऑफ सेम मटेरियल है। मटेरियल सेम रहता है तो डेंसिटी सेम होता है। क्या होता है बेटा? डेंसिटी सेम होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एरिया इनटू लेंथ। अब जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू होता है। कुछ नहीं बोला, सिमिलर है तो एरिया भी सेम, डेंसिटी भी सेम, तो यानी मास पर यूनिट लेंथ सेम लेंगे। तो भाई क्लियर हो गया कि म्यू विल बी सेम। नहीं समझ में आया? देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है? मास अपॉन लेंथ क्या होता है? म्यू। तो म्यू बाई ए हो गया। अब म्यू बराबर होगा ए इंटू रो। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है? सिमिलर वायर है, लेंथ अलग अलग है, और एरिया के बारे में चर्चा नहीं बोला, तो सिमिलर का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेंगे। मटेरियल भी सेम है तो डेंसिटी भी सेम, तो म्यू विल बी सेम। ये अब कंफर्म हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। म्यू सेम, टू सेम, L अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो हम लोग बोलेंगे सर F1/F2। म्यू अलग है मतलब म्यू सेम है, टू सेम है, अंडर रूट T1/L1 ऐसे लिखेंगे। अंडर रूट T/L है, रूट T/L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रूट T1/L1, और F2 नीचे है तो रूट T2/L2। बोलो क्लियर यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी कितना दिया बेटा? देखो 100 और 150 दिया है ना, यहाँ रख लो।
F1 की वैल्यू 100 और F2 की वैल्यू 150, डरना नहीं बेटा। L2 दूसरे वाले वायर का लेंथ कितना 2L, तो 2L लिख लो अपॉन L है और अंडर रूट T1/T2, टेंशन नहीं लेने का, L से L कैंसिल, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, अब 5/15 1/3 अंडर रूट T1/T2, तो T1/T2 कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे 1/9, यानी 1:9 हमारा आंसर होना चाहिए। मिला ले ज़रा, 1:9 देख लेते हैं भाई, आंसर बनता है कि नहीं बनता है मेरे से। 91 का C, यस 1:9, बिल्कुल सही बात है। घबराहट हो रही है, जल्दी बताओ। नहीं तो सिंपल है बेटा, कुल मिला के और भी क्वेश्चन करेंगे, है ना, डोंट वरी। अभी हम जरा ऑर्गन पाइप में बात कर लेते, ठीक है। चलो मिटाते हैं, नोट कर लो, इससे पहले नोट करो जल्दी से। जोर से बोलो। चलो आओ मिलके मिटाएं। अब यहां पर देखो बेटा, अब हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्गन पाइप में पढ़ेंगे। देखिए ठीक है, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, यहां पर होता क्या है बेटा कि ऑर्गन पाइप में जो स्टैंडिंग वेव है इसको समझना। जैसे होता क्या है कि साउंड वेव जब हम ऑर्गन पाइप में भेजते हैं, जैसे ऑर्गन पाइप देखिए बेटा क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी। ऑर्गन पाइप क्या होता है, एक थिन, जैसे बांसुरी होता है ना बेटा, बिल्कुल वही है कि एक थिन पाइप, मतलब बेटा इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप का वो कम होगा। क्लियर है। तो क्या होता है बेटा, जैसे ये ऑर्गन पाइप है, एक तरफ से तो ओपन रहेगा, अब दूसरा एंड, अब जैसे दूसरा एंड खुला है तो इसे बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। क्या बोलेंगे बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू नो कि यहाँ पर बेटा ऑर्गन पाइप दो तरह का होता है, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहली बात तो हम लोग को टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप समझना था। ये देखिए एक तरफ से तो खुला रहेगा ताकि उधर से हम साउंड भेजेंगे, और यहाँ पर बेटा ये एक एंड बंद है तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसे तो पहले एकदम समझना है आसानी से, है ना। अब यहाँ से हम साउंड भेजते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन चलते हुए साउंड वेव चलेगा। यहाँ पर बेटा इस क्लोज्ड, ये ओपन एंड है, हमने बताया था कि ऐसा लगता है कि वेव चला और यहाँ से निकल गया, बट नो, देयर इज सम डिसिमिलरिटीज। बहुत सारा एनर्जी रिफ्रैक्ट होता है, मतलब बाहर निकल जाता है, कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज होते हैं। वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव था, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सुपर इम्पोज होते हैं। कुछ पार्टिकल बिल्कुल नोड बन जाता है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, उसका एम्पलीट्यूड 0, डिस्प्लेसमेंट 0, नोड बन जाता है। कुछ पार्टिकल बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। बोलो क्लियर। हाँ, जिस यहाँ पर भी जैसे आप ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं, यहाँ पर साउंड वेव जाएगा, साउंड वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों सुपर इम्पोज होंगे, और यहाँ पर हमें फिर से स्टैंडिंग वेव बनेगा। क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पर स्टैंडिंग वेव बन जाता है? नहीं, कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसीज़ को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जैसे स्ट्रिंग में पढ़ना था वैसे यहाँ भी पढ़ना, और सिंपल फार्मूला, सिमिलर टाइप का फार्मूला है। ये पहले नोट करो, चलो इसे नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल मत घबराना, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, अब मुझे बताओ बेटा, बहुत सिंपल सी बात पहले समझो, है ना। कर लिया नोट? बहुत लोग
केवल लिखने में भरोसा करते होंगे, है ना? ठीक, बहुत लोग तो बंद कर दे। चलो देखो, अब यहाँ पर बेटा साउंड वेव में एक समस्या क्या आती है, इसको समझिए ध्यान से। साउंड वेव में बेटा, साउंड वेव में अगर आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हो, साउंड वेव में दो इक्वेशन लिखते थे, याद है आपको? एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते थे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जल्दी बताओ। यस। और एक प्रेशर का इक्वेशन लिखते थे, क्योंकि प्रेशर भी वेरी करता है। साउंड वेव अगर किसी मीडियम से ट्रैवल करता है तो क्या मैंने समझाया था, प्रेशर भी वेरी करता किसी पॉइंट पर, तो यस, कभी प्रेशर नॉर्मल से ऊपर, कभी नॉर्मल से नीचे, ऐसा ही होता है ना? हाँ, प्रेशर का इक्वेशन। और याद है बेटा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने लिखा था, क्या लिखा था जल्दी बताओ? S बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस KX, ऐसा कुछ करके बताया था। बताओ, डिस्प्लेसमेंट को S से लिखा था, क्योंकि यह लॉन्गिट्यूडनल वेव है। Y से लिखूंगा तो ऐसा लगेगा ऐसे ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन चूंकि जिधर वेव चल रहा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता था। याद आ रहा है ना? अरे ऐसे करके बताया था भाई, पागल हो, सब बताया हुआ है। ये x बराबर 0 है, यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। ये यहाँ पर है, मान लो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से s है, तो ये बताया था s बराबर a मतलब एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस KX, ऐसे करके बताया था, नहीं बताया था? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। और प्रेशर का इक्वेशन बताया था, डेल्टा P बराबर डेल्टा P नॉट। और मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर साइन में है तो प्रेशर का इक्वेशन कॉस में आएगा, ऐसा करके बताया था, बिल्कुल बताया था। मैंने बोला था बेटा कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये प्रेशर का इक्वेशन है, बताया था। याद है आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में? तो BKA बका, बताया था। तो BKA बताया था। डेल्टा P नॉट क्या? प्रेशर एम्पलीट्यूड, मतलब नॉर्मल से 1 ATM से कितना मैक्सिमम ऊपर या मैक्सिमम कितना नीचे, तो ये मैंने बताया था BKA। अब यहाँ पर कॉस में और ये साइन में, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। यस, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P बराबर डेल्टा P नॉट, और अगर यहाँ कॉस को साइन में बदलेंगे तो 90 डिग्री ऐड कर देंगे, ऐसा मैंने बताया था। जल्दी बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बताओ। इन दोनों में बेटा एक चीज़ आपको समझना ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने डिस्प्लेसमेंट के को ध्यान में रख करके अगर इक्वेशन बना लिखी, ग्राफ बनाया, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे ले रहे हैं, लेट अस सपोज, और इसका मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, सपोज दैट ये ऐसे बनाता हूँ, ये x है, ठीक है, डरना नहीं। वेव मैंने किसी समय ऐसे बनाया, किसी टाइम पर बनाया, उसी टाइम पर बेटा अगर मुझे प्रेशर का ग्राफ बनाना पड़े तो ध्यान देना बेटा, बहुत आराम से सुनना। प्रेशर का अगर ग्राफ बनाना पड़े तो ये साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस π/2 है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। मतलब ध्यान से सुनना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर जैसे आप ऐसे समझो, बहुत आराम से समझना बेटा, कि मान लो बेटा थोड़ी देर के लिए ओमेगा टी को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, सोचो x बराबर 0 पर s की वैल्यू 0 है, लेकिन इसमें देखो ओमेगा टी को भूल जाओ, x बराबर 0 पर cos की वैल्यू 1 यानी मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर बेटा होता क्या है, जरा ध्यान देना, होता क्या बेटा, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे करके यहाँ से कहीं से भी प्लस माइनस π/2 होता है, π/2 ज़्यादा भी हो सकता है, π/2 कम भी हो सकता है, डोंट वरी रहना। यहाँ कॉस का ग्राफ आता है, यानी जैसे ये ऐसे है ना, ये देखो ये ऐसे करके यहाँ तक जाएगा, फिर ये ऐसे करके यहाँ तक आएगा, फिर ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, इस तरह का प्रेशर का ग्राफ होता है। आप देख रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो प्रेशर अपने एम्पलीट्यूड पे है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो प्रेशर अपना मीन पर आ गया, यानी नॉर्मल प्रेशर के बराबर हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट फिर मीन पर आया तो प्रेशर फिर एम्पलीट्यूड पे आ गया। जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम हुआ तो प्रेशर एम्पलीट्यूड फिर से, मतलब प्रेशर जो है वो नॉर्मल के इक्वल हो गया। डेल्टा P0 मतलब प्रेशर नॉर्मल हो गया। आप देख रहे हैं दरअसल क्या होता है, इसको आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर आपको एक बात सीखनी है बेटा। बताओ, स्टैंडिंग वेव में नोड एंटी नोड याद है?
याद है नोड एंटी नोड? याद है? पहले इसे नोट करो, पहले इसे नोट करो, पहले आराम से बोलो, नोट करो इसे, कुछ समझाता हूँ, चीज़ें समझनी है। नोट करो, नोट करो। जल्दी नोट करो। कर लिया? कर लिया नोट? जल्दी जल्दी ये ग्राफ भी बना लेना, कुछ पॉइंट्स बताने इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, बिना डरे घबराए। पढ़ने में मन कहाँ लगता है? पढ़ने में तो हमें मन ही नहीं लगता है सर। साक्षात नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर ऐसे कैसे पढ़ लेंगे? मिटाएं? चलो मिटाते हैं। यहाँ पर बेटा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सुनो, यहाँ पर बेटा जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। ग्राफ बनाया? अरे कुछ लोग तो लेट लतीफ़ भी तो हैं, कुछ लोग तो लेट लतीफ़ भी तो हैं। बनाओ बनाओ, लेट लतीफ़ों बनाओ। बना लिया? जल्दी बनाएं, जोर से बोलो, जल्दी बनाएं। हाँ बेटा चलो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है बेटा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बनता है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है वहाँ पे प्रेशर का नोड बनेगा। ये बात ध्यान देने वाली है। जहाँ पर प्रेशर का नोड डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहाँ प्रेशर का एंटी नोड, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड वहाँ पर प्रेशर का नोड बनेगा। मतलब वहाँ प्रेशर वेरी नहीं करेगा, नॉर्मल के बराबर रहेगा। अब जैसे समझो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे क्या होता है बेटा, आप इसको ऐसे समझना, बिल्कुल आराम से समझना। जैसे देखो यहाँ पर ये कौन सा ऑर्गन पाइप है, जल्दी बताओ कौन सा ऑर्गन पाइप है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब जब तुम यहाँ से भेजोगे वेव, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, पार्टिकल, मेरे हाथों को देखना, इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है ना, वेव ऐसे चल रहा है, वाइब्रेट ऐसे कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को मैं ध्यान में रखा हुआ हूँ, ठीक है ना? समझना ध्यान से। क्या यहाँ पर का पार्टिकल उतना फ्रीली वाइब्रेट कर पाएगा? क्या यहाँ पर का पार्टिकल फ्रीली वाइब्रेट कर पाएगा? नो सर। यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट कर पाएगा? नो सर। यहाँ पे बनता है डिस्प्लेसमेंट का नोड। क्या बनता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का नोड। क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट का नोड। यानी यहाँ पर जहाँ पर क्लोज्ड एंड है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? नोड, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। तो यहाँ पर प्रेशर का क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर का क्या बनेगा? अब बताओ, केवल डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखो तो प्रेशर पकड़ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का नोड तो प्रेशर का क्या बनेगा? एंटी नोड। सिंपल हो गया। जैसे ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो जैसे रस्सी में जो एंड फिक्स्ड होता था वो एंड वाइब्रेट कर पाता था? नहीं, ये तो क्लैम्प्ड है फिजिकली, ये तो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, तो नोड निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर नोड है तो इसे क्लैम्प नहीं किया मैंने, लेकिन ये तो क्लैम्प्ड है ऑलरेडी, ये तो नोड होके ही रहेगा। उसी तरह ये तो यहाँ पर फ्रीली वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगा, यहाँ तो नोड बनना ही है, डिस्प्लेसमेंट का नोड। और जहाँ नोड होगा डिस्प्लेसमेंट का नोड तो वहाँ प्रेशर का क्या होगा? एंटी नोड। सिंपल कहानी, ठीक है? वहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड होगा, यहाँ प्रेशर बहुत तेज़ी से नॉर्मल से ऊपर या नॉर्मल से नीचे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। यहाँ पर प्रेशर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, प्रेशर कम ज़्यादा ऐसे से वाइब्रेट करेगा, नॉर्मल से ऊपर नॉर्मल से नीचे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा। फील करो बेटा। अब जैसे ये जो है देखिए ओपन एंड है, यहाँ से आप वेव भेजते हैं,
अब यहां पर देखो बेटा, पार्टिकल अच्छा खासा वाइब्रेट करेगा, फ्री एंड है, देख रहे हो, एकदम अच्छा खासा वाइब्रेट करेगा, जैसे ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, यहां पर अच्छा खासा वाइब्रेट करेगा। यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है, एंटी नोड, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड वहां पर प्रेशर का नोड बनेगा। प्रेशर क्या रहेगा बेटा, वेरी ही नहीं करेगा। अब सर कैसे नहीं वेरी करेगा यार, कंप्रेशन भेजोगे, कंप्रेशन आएगा तो क्या कंप्रेशन में प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है, तो चूंकि ओपन एंड है एयर बाहर निकल जाएगी और प्रेशर हमेशा नॉर्मल के बराबर बना के रखेगा। कंप्रेशन है यहाँ पर, मान लो जैसे कंप्रेशन पहुँचा, तो कंप्रेशन पहुँचा तो यहाँ से, अब चूंकि कंप्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ एयर फ्लो करेगी और अपना प्रेशर नॉर्मल बना देगी। अगर रेयर फ्रैक्शन पहुँचा, पार्टिकल दूर दूर है, प्रेशर नॉर्मल से कम रहेगा तो बाहर से अंदर हवा आ जाएगी अंदर और प्रेशर नॉर्मल बना के रखेगी। तो फ्री एंड पर बेटा, जहाँ ओपन एंड है वहाँ पर प्रेशर का नोड बनता है, हमें बस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है वहाँ प्रेशर का नोड बनता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग इसे पहले नोट करें। तो ये कौन सा पाइप है बेटा, कौन सा पाइप है, ओपन एंड, ओपन एंड है ना बेटा। तो बताओ, अब ऐसे देखो, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, रिसर्च नहीं कर रहे, नासा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब क्लोज्ड एंड रहेगा तो प्रेशर का क्या बनेगा, जल्दी बताओ, एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड। जहाँ ओपन एंड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, प्रेशर का नोड, बात खत्म। नोट करो इसे, ये क्लोज्ड एंड है, यही मुझे सिखाना था, इसको याद कर जाओ बेटा। जो मैंने अभी रीज़न बताया उससे भी आप आसानी से कंसेप्चुअली याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन पहुँचेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर बाहर निकल जाएगा, हवा बाहर जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल के बराबर बना लेगा, या रेयर फ्रैक्शन होगा, प्रेशर कम रहेगा तो अंदर से हवा इधर आ जाएगी, नॉर्मल प्रेशर बना कर रखेगा, प्रेशर वेरी ही नहीं होने देता है, इसलिए नोड बनता है वहाँ पे। अब लिखो जल्दी, इधर जल्दी लिखो, हो गया, जल्दी बताओ। हाँ भाई मिटाओ, चलो भाई मिटाते हैं, चलो भाई मिटाते हैं, चलो भाई मिटाते हैं, डरना नहीं। सबसे पहले बेटा स्टैंडिंग वेव इन ओपनड ऑर्गन पाइप देख लेते हैं। स्टैंडिंग वेव इन ओपनड ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव इन ओपनड ऑर्गन पाइप। अगर बताओ ओपनड ऑर्गन पाइप रहेगा तो हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टैंडिंग वेव बनेगा, स्टैंडिंग वेव इन ओपनड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। अगर तुम ठीक से दिमाग लगाओ, अगर तुम ठीक से दिमाग लगाओ, ओपन ऑर्गन पाइप जैसे रस्सी दो एंड पर फिक्स्ड है वही वाला केस है। बताता हूँ बेटा ध्यान से सुनो, बताता हूँ बेटा ध्यान से सुनो। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप है, जैसे ये ऑर्गन पाइप है, दोनों एंड पर ओपन है, यहाँ से वेव भेजिए। मान लीजिए जो पाइप है इसका लेंथ L है, इसका लेंथ कितना है बेटा, L। साउंड वेव जैसे यहाँ से प्रोड्यूस होगा, वेव ऐसे चलेगा, रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज होंगे, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के सुपर इम्पोज होंगे और स्टैंडिंग वेव बनेगा। अगर मुझसे कहेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये जो है बेटा सिंपल सी बात है NV/2L। आपको याद आ रहा है क्या, ये मैंने पढ़ाया था, स्ट्रिंग जब दोनों एंड पर फिक्स रहता था तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यही फॉर्मूला था। यस, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होता है जिसमें n का मतलब बेटा इंटीजर नंबर्स 1 2 3, रस्सी में तो लूप बोलते थे, नंबर ऑफ लूप्स के बराबर भी होता था, यहाँ लूप नहीं होते हैं लेकिन 1 2 3 आप इंटीजर नंबर बोलेंगे। देखिए बेटा जब आप n बराबर 1 बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप n बराबर 1 बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 1 लिखने पर V/2L। L क्या है बेटा जल्दी बताओ, L क्या है, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। V क्या है बेटा, √T/μ है क्या, नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस, एयर, एयर है ना भरा हुआ सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अरे भाई बहुत लोग खतरनाक प्राणी हैं, बहुत लोग खतरनाक प्राणी हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर,
खतरनाक प्राणियों, बोलेगा अंडर रूट टी बाई म्यू के नहीं, अबे रस्सी थोड़ी ना है, अंदर एयर में ट्रैवल कर रही है क्या साउंड, फिर इधर से इधर आई। n बराबर 1, फ्रीक्वेंसी v बाई 2l, जिसे हम क्या बोलेंगे एफ नॉट, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बताओ बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक फर्स्ट क्यों है? क्योंकि एफ नॉट के मल्टीप्लाई में 1 है। बताइए यहाँ पर कैसा बनेगा? देखिए यहाँ पर तो बेटा रस्सी तो है नहीं कि दिखाई देगा, साउंड वेव है दिखाई तो देगा नहीं। यहाँ पर क्या होता बेटा, देखिए एट द ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है? एंटी नोड। अगर ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे एंटी नोड, ऐसे ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ये ऐसे, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख के बनाया है कि यहाँ पर सर ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। ये बेटा ये कोई ऐसे जो बनाया, इसका मतलब ये मत समझिए कि रस्सी ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, केवल एक फील कराने के लिए। यहाँ मतलब एंटी नोड है, यहाँ मतलब नोड, यहाँ मतलब, एक्चुअली में कोई साउंड वेव ऐसा थोड़ी ना होगा, वो तो अपना एक पॉइंट पर फिक्स रहेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर पार्टिकल तेज तेज ऑसिलेट करेगा बड़े एम्पलीट्यूड से, आगे जाएंगे एम्पलीट्यूड कम, जैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, यहाँ एम्पलीट्यूड कम, यहाँ एम्पलीट्यूड कम, यहाँ एम्पलीट्यूड कम, यहाँ जीरो, यहाँ एम्पलीट्यूड फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बड़ा एम्पलीट्यूड। ये कहानी, उसे मैं दिखा ऐसे रहा हूँ, इसका नहीं ये रस्सी पर का वेव नहीं है, बस एक फील कराने के लिए है कि यहाँ मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, बस इतना ही है ना। कोई आप दिल पे मत ले लीजिएगा इसको। तो ये मैंने किसके हिसाब से खींचा? डिस्प्लेसमेंट। अब वही बेटा अगर प्रेशर के हिसाब से खींचूँ तो कैसा होगा बेटा बताइए? अगर मैं प्रेशर के हिसाब से खींचूँ तो बताइए, ओपन एंड पर प्रेशर का नोड या एंटी नोड? हम बोलते हैं नोड। ये देखिए ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अगर आप रस्सी में देखते तो एक लूप दिखाई देता, मतलब प्रेशर वाला जो ऐसे करके बनाया गया रस्सी के एक लूप जैसा है बिल्कुल। यहाँ प्रेशर का नोड, यहाँ प्रेशर का नोड, यहाँ प्रेशर का एंटी नोड। बोलो क्लियर हुआ? लिखो, टेंशन मत लो, लिखो। बड़े आराम से लिखो लिखो बच्चों, लिखो, घबराने का नहीं भाई। प्यारे उल्लुओं, प्यारे उल्लुओं, कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। कोई घबराएगा नहीं। स्टैंडिंग वेव, इम्पॉर्टेंट सेक्शन। सवाल तो आता ही आता है, प्रैक्टिस कराएंगे तो सवाल बनने भी लगेगा। अभी तो थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, स्टैंडिंग वेव आज कंप्लीट हो गया बेटा, ऐसा समझो, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव आज कंप्लीट हो गया, बस आपको क्वेश्चन करा के आपको पक्का करना है, ठीक है ना। अगले लेक्चर में आधे टाइम तक तो क्वेश्चन कराता रहूँगा, आधे टाइम में बीट पढ़ा के ख़त्म कर दूँगा। एक लास्ट लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर की और कहानी है, फिर वेव आपका कंप्लीट हो गया। 2 लेक्चर की और कहानी है बस। अगले लेक्चर में पहले तो क्वेश्चन कराना है, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा भयंकर, पूरा स्टैंडिंग वेव जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही रहता, बराबर पूछता रहता है, तो पहले वो करा दूंगा, उसके बाद बीट पढ़ा दूंगा। बीट आसान है, बहुत सिंपल है, आप तुरंत कर लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस है। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, इधर मिटा रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों। मान लो n बराबर 2 कर लें, n बराबर 2 कर लें। अब तो आपको स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला लग रहा होगा। f बराबर 2v/2l यानी 2f नॉट। बताओ कौन सा हार्मोनिक? सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा बताइए क्या होगा, कैसा बनेगा? तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर वेरी इजी, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखूँ तो खोपड़ी मेरा बिल्कुल चल रहा है, ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड। ऐसे बनाऊँगा यों, ऐसे करके यों,
ऐसे करके यों, ऐसे करके यों, ये देखिए आधा आधा 1 लूप और फिर 1 लूप, 2 लूप बनने हैं। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हेड वाला। प्रेशर वाला तो बिल्कुल वही बना के देगा एकदम, वैसे ही स्ट्रिंग पे जैसे था वैसे ही करके आपको लगेगा। ये प्रेशर का नोड बनता है ऊपर एंड पर, ये अरे वाह, बीच में एक प्रेशर का नोड बन जाता है यहाँ पे, और ये प्रेशर का, ये रस्सी वाला बिल्कुल शेप मिल रहा है। क्या इसमें पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे? नहीं यार, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट, यहाँ प्रेशर अपना नॉर्मल, यहाँ प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा, यहाँ प्रेशर थोड़ा नॉर्मल से ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ 90 नोट पे सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे। तो सिंपल तो है। प्रेशर यहाँ पर एंटी नोड का प्रेशर मतलब प्रेशर नॉर्मल से अच्छा खासा ऊपर जाएगा, अच्छा खासा नीचे आएगा, अच्छा खासा ऊपर आएगा, अच्छा खासा नीचे आएगा। थोड़ा इधर जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, नॉर्मल के बराबर 1 ATM रहेगा। आई बात समझ में? ये है। एक और बना दूँ? चलो n बराबर 3 वाला बना देता हूँ। चलो n बराबर 3 वाला बना देता हूँ, डरना नहीं बच्चों। n बराबर 3, चलो n बराबर 3, बताओ क्या होगा फ्रीक्वेंसी? तो हम बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 टाइम्स ऑफ द F0। बोलो कौन सा हार्मोनिक? F0 के मल्टीप्लाई में 3 है, थर्ड हार्मोनिक। सर थर्ड हार्मोनिक हो गया। चलो भाई थर्ड हार्मोनिक हो गया। ओवरटोन बताओ? सर सेकेंड ओवरटोन हो गया। चलो भाई सेकेंड ओवरटोन हो गया। सिंपल कहानी। बताओ यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख के बनाऊँ, बोलो कैसा बनेगा? तो बोले सर 3 लूप बनाओ। आधा लूप तो ये बनी गया, फिर 1 लूप, 2 लूप, ये ऐसे 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, लो बन गया। ये डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख के बनाया। प्रेशर को ध्यान में रख के बनाओ। चलो प्रेशर को ध्यान में रख के बनाओ, क्या बनाओगे? सर 1 2 3, लो सर हो गया। प्रेशर को ध्यान में रख के बना लिया। आसान नहीं है क्या कहानी? बहुत आसान है, लिख लो बच्चों। हाँ भाई मिटा दें, जल्दी जल्दी लिखें कृपया, जल्दी जल्दी लिखें। पढ़ने की एक्टिंग भी करते रहें, पढ़ने की एक्टिंग भी करते रहें ताकि लगे कि हम पढ़ते भी हैं। अपने आप को धोखा देते रहिए। जल्दी पढ़ो मन से। लिख लिया? अरे बहुत देर करते हैं भाई लिखने में। मिटाऊं? चलो मिटाते हैं। अब बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सिंपल कहानी, जोर से बोलो सिंपल कहानी। स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वेरी इजी। देखो बेटा, देखो देखो, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दरअसल क्या होता है बेटा, ये पाइप क्लोज्ड है। आराम से सुनना, ये क्लोज्ड है। चलो भाई क्लोज्ड है, यहाँ से भेजो साउंड, साउंड यहाँ से भेजोगे, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा और इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड सुपर इम्पोज होगा। मान लीजिए एल लेंथ का ये है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखें तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। मतलब ये रस्सी एक एंड पर फ्री है, वही वाला केस है। अब सिंपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो एफ बराबर होगा, बताओ बताओ, एक एंड पर जब रस्सी फ्री थी वही वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ लगानी है, 2n-1 v/4l। अगर 2n-1 के जगह 2n+1 कर दे कोई बात नहीं यार, है तो ऑड नंबर ये ना। आप इसको बोलना ऑड मल्टीपल ऑफ v/4l, ऑड मल्टीपल ऑफ v/4l। मतलब क्या, अगर v/4l को f0 कर लें तो f0, 3f0, 5f0, 7f0, यही चलता है सीक्वेंस, यही सीक्वेंस चलेगा, यही सीक्वेंस चलेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए बेटा व्हेन n बराबर 1, n तो 1 2 3 है ना,
तो एफ की वैल्यू तुम लिखोगे 1 लिखोगे तो 2 1 जा 2 -1 1 वी वाई 4L ही होगा, है ना। ये 2n-1 को 1 कर लो, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट ही है। एफ नॉट के मल्टीप्लाई में क्या बेटा 1, तो हम इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या इसे ओवरटोन बोलेंगे? नो सर, ये फंडामेंटल है, ओवरटोन नहीं बोलते इसे। यहाँ पर बेटा अगर मुझसे कहे कि चलो भाई डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख के चलो बनाओ, नोड एंटी नोड दिखाओ, बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है और यहाँ नोड बनता है ऐसे। अगर बोलेगा चलो प्रेशर को ध्यान में रख के बताओ, तो बोलेंगे प्रेशर का नोड बनता है और यहाँ एंटी नोड। लो भाई बन गया। ये प्रेशर को ध्यान में रख के बनाया। आसान है बच्चों, आसान है यार, जल्दी लिखो, आसान है, कुछ नहीं, जल्दी। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, जल्दी। चलो मिटाएं, रुक जाएं वरना जान दे देंगे ये लोग। लिखने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, चलो मिटा दे। ठीक है भाई, चलो मिटाते। चलो देखो इधर ध्यान दो बेटा। अगर मान लो n बराबर 2 हो, बताओ n बराबर 2 है, बताओ क्या लिखोगे? n बराबर 2 लिखेंगे तो f बराबर हो जाएगा 3f0। अरे यार f0 के बाद 3 आएगा, ऑड नंबर में 1 3 5 7 ही तो होता है। कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। कौन सा ओवरटोन? जल्दी बताओ बच्चों। थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। लो जी, हो गया जी। इसमें डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख के बनाएंगे तो बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, फिर एक लूप, और ये ऐसे करके यों जाएगा, ऐसे, ये ऐसे। डरना नहीं बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझसे कहेगा सर प्रेशर को ध्यान में रख के बनाइए, चलिए प्रेशर को ध्यान में रख के बनाते। चलो प्रेशर का नोड एंटी नोड दिखाओ। यहाँ नोड ये, फिर ऐसे ये, फिर ये ऐसे, हो गया ख़त्म। देखो कितना आसान है, सिंपल कहानी, आप सीख रहे हो। अगर ठीक से देखो तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फ्री एंड वाला जो था ना, उसी का एक वही है, बस करेस्पॉन्डिंग है, एक जैसा ही है वो और ये एक जैसा। ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, वो दोनों एक जैसे। तो यहाँ पर बेटा याद रखना बहुत ही आसान है, वेरी इजी। ठीक है, मिटा दूँ? लिख लो भाई, जान दे दोगे। एक और बना दूँ क्या? आजा छोड़ो रहे, सिंपल है, क्या बार बार बनाता रहो। n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा 5f0, फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। एक लूप वहाँ बढ़ जाएगा, एक लूप यहाँ बढ़ जाएगा, ख़त्म बात। क्या टेंशन ले रहे हो? बोलो क्लियर? चलिए मिटा दूँ? लिखो, जान मत दे देना, लिखो। क्वेश्चन बनाओ क्या? एक आध क्वेश्चन बनाओ? चलो बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। चलो परेशान मत होना, बनाते हैं क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन तो बनाते ही हैं। बना दूँ? चलो बनाते हैं। चलो भाई देखें, खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा क्या? जोर से बोलो, खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा क्या? कोई बोल नहीं रहा है, शांत है सब। जोर से बोलो, सब शांत हैं। तो भैया कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दे दो इनको, ताकि ये डर जाएं, परेशान हो जाएं। हाँ भाई, चलिए देखिए बेटा, मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है और अब मैं बना रहा हूँ। देखिएगा बेटा, कहता है क्वेश्चन, a pipe resonates at
60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज एंड मुंडी ऊपर रख के 140 हर्ट्ज। तो कहता है बेटा हाउ लॉन्ग इज़ द पाइप, पाइप की लेंथ बताओ, हाउ लॉन्ग इज़ द पाइप, पाइप की लेंथ बताओ। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है बस। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। अब क्या करें, एक पाइप रेजोनेट हो रहा है 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग इज़ द पाइप है। पहली बात तो हम एक काम करते हैं, ओपन है कि क्लोज्ड है पहले ये चेक करना होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कैसे होगा भाई, जोर से बोलो कैसे होगा भाई। क्लोज्ड ओपन के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, ओपन के लिए क्या फॉर्मूला बेटा, F बराबर NV/2L, यानी NV/2L, यही है ना। और क्लोज्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे पता करें भाई, क्लोज्ड के लिए है ऑड मल्टीपल V/4L। अरे तेरी, अब क्या करें, याद रखना बेटा, यहाँ 2 होता वहाँ 4 होता। अरे भाई अब कैसे कैसे बनाएं। एक पाइप रेजोनेट करता है 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 140 हर्ट्ज। अच्छा, मतलब 3 फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है। 60 हर्ट्ज पे उसमें स्टैंडिंग वेव बनता है, 100 हर्ट्ज पर स्टैंडिंग वेव बनता है, 140 हर्ट्ज पे स्टैंडिंग वेव बनता है। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, जोर से बोलो, अब क्या करें, जोर से बोलो, अब क्या करें। अच्छा देखो, तो V/2L एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना बेटा, V/2L एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर मैं मान लूँ कि 60 हर्ट्ज है, यहाँ कितना होगा NF0, ठीक है ना। ये हमेशा एक इंटीग्रल नंबर होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि 60 हर्ट्ज फंडामेंटल, हम नहीं कह सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक, फिर 100 हर्ट्ज है, N1 होगा, N2 होगा, F0 होगा, और 140 हर्ट्ज है, N3 F0 होगा, है ना भाई। अच्छा, अब मुझे देखना है कि इसमें लेंथ क्या होगा, L निकालना है मुझे बेटा। हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, इसमें हो सकता है पाइप ऑर्गन क्लोज्ड हो या ओपन हो, मुझे अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, मुझे लेंथ निकालनी है भाई। अब क्या करें भाई, क्या करें, 60 है, 100 है, 140 है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे बनाएं, अब कैसे बनाएं, अब कैसे बनाएं, अब कैसे बनाएं। क्या करें, जल्दी बताओ, क्या करें, कैसे सोचे, कैसे अप्लाई करें बेटा। 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग इज़ द पाइप, पाइप की लेंथ बतानी बेटा, पाइप की लेंथ बतानी है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, पाइप कैसा है ये भी नहीं पता, ओपन है कि क्लोज्ड है। अभी ओपन का केस लेके चल रहा हूँ मैं। 60 मान लीजिए, यहाँ कौन सा इंटीग्रल नंबर ये नहीं पता है, 60, 100, 140। अगर रेगुलर मान के चलें कि n है तो ये अगला n+1 होगा, अगला n+2 होगा। जैसे ये चौथा है तो ये 5वां होगा, तो ये 6वां होगा। यानी ये n है तो n+1, n+2 ये हो सकता था। तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये n है, अभी मान लो कि ये सीक्वेंस में है, ठीक है, n+1 F0, चलो मैं इतना ले सकता हूँ, n+1 F0, और ये n+2 F0, ठीक है ना, n+2 F0। चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ, मुझे n की वैल्यू बतानी है। देखो तो बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। एक काम करो, जोर से बोलो, एक काम करो, n F0 के लिए 60 यहाँ पुट करो जरा, 100 बराबर, यहाँ देखते हैं ना, यहाँ देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं पहले, n F0 प्लस F0, ठीक है। n F0 की वैल्यू कितना रख रहा हूँ, 60, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू F0, चूँकि n F0 60 रखा, F0 की वैल्यू 40, तो क्या 40 का कोई मल्टीपल 60 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे 40 × 1 नहीं, 40 × 2 80, या तो 60 है, ये भी नहीं आएगा, 40 तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो अनसेटिस्फाई हो गया, खेल ख़त्म, इसका तो खेल
ख़त्म हो गया है ना भाई, इसका खेल ख़त्म हो गया। चलिए अब मैं इसका खेल चलो शुरू करूँगा, ठीक है। ओपनड तो नहीं है, ओपनड में समझ में आया क्यों नहीं है? अरे यार ओपनड में नहीं समझ में आया, मैं मिटा क्यों दिया। 60 मैंने माना, NF0, ठीक है। दूसरा कौन है? 100। अगला है तो n+1 करेंगे, जैसे चौथा तो पाँचवा कैसे? 4 में 1 जोड़ेंगे। और 140 n+2 F0, ऐसा करेंगे। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखो ना, 100 = NF0 + F0। NF0 की वैल्यू 60 रख के देखो, रखो 60 रख के देखो, 60 यहाँ रखोगे 40 आएगा, तो 40 में 1 2 3 मल्टीप्लाई करो तो कभी 60 आएगा? नहीं आएगा। 100 आएगा? नहीं आएगा। तो खेल खत्म। इसमें रख के देखना चाहते हो, चलो इसमें रख के देखो, 140 NF0 इज 60, NF0 इज 60 + 2 F0, देख के देखो ये इधर आएगा। 140 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 80, और 80/2 40, फिर तो वही आया ना 40 पे तो संभव ही नहीं है, 40 पर तो संभव ही नहीं है। तो खेल खत्म हो गया इसका, ये सेट नहीं हो पाया, खेल खत्म। चलो भाई इसका तो खेल खत्म। क्या हम लोग श्योर हो गए कि ओपनड नहीं है? चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, अब क्लोज्ड मान के चलता हूँ। क्लोज्ड पहले क्या है? 60 में बेटा ऑड नंबर होता है, नहीं है, बार बार 2n-1 नहीं रखेंगे, ऑड नंबर रखेंगे। लेट अस सपोज ऑड नंबर इज p, तो p × F0 ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है। ऑड नंबर इज p, जैसे 1 है तो 1, या 3 है, 5 है, ऐसे चलना है। दूसरा है 100, तो 100। अच्छा बेटा अगर ये 3 है तो दूसरा 5 होगा ना, p+2 करेंगे F0। बोलो सही कर रहा हूँ? 2 क्यों जोड़ा बेटा? जैसे मैं बोलूँ 3 है तो 3 के बाद ऑड नंबर कौन होता है? 5, यानी 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 + 2 5। जैसे 7 है तो 7 के बाद 2 जोड़ोगे तभी तो 9 आएगा, तो यानी 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और 140 यहाँ चेक करते हैं, शायद यहाँ आ जाए, यहाँ p+4 हो जाएगा ना, p+2 के बाद p+4 हो जाएगा F0, जैसे 3 5 7, ठीक है, ऐसे समझो। चलो भाई इसमें रख के देखो, pF0, इसका ब्रैकेट खोलो, pF0 की वैल्यू कितना है बेटा? 60 + 2 F0 कितना आएगा? 140 में से 60 जाएगा 80/2 40, यहाँ 40 आएगा, 40 आएगा तो 40 भी नहीं होगा। जोर से बोलो, 40 आएगा तो 40 भी नहीं होगा। ओए 100 है ना, सॉरी यहाँ 100 है भाई, अरे लफड़ा हो गया था। 100 और pF0 की वैल्यू 60, इधर आएगा तो 40 है ना, 40/2 20 आएगा, 20 आएगा ना बेटा? यस। तो देखो ना, 23 जा 60, 25 जा 100 एंड 27 जा 140, पकड़ में आ गया। अरे ये तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। आया 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 नहीं आया? आया, बिल्कुल आया सर। 60 100 और 140, यस 20 आएगा। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 है, और 20 है तो देखो F0 की वैल्यू 20 है, तो F0 में V/4L लिखते हैं, 20 होगा। तो L निकालना है, L बराबर होगा V/80। 330 में 330 ले लें, साउंड की स्पीड दी नहीं गई है। अरे यार साउंड की स्पीड तो दी नहीं है, साउंड की स्पीड कितना ले ले भाई? देखो होना तो अब यही है, क्लियर हो गया बेटा? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा अब ये देखो, तो मुझे लेंथ निकालना है ना, तो L बराबर V/80 कितना रखो? 330/80 रख के देखो पहले, 8 4 जा 32, 4 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए। हाँ मेरे पास एक ऑप्शन है 4.3 मीटर, 4 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन देखो क्या क्या था। पहला ऑप्शन था 1.4 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.8 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4.3 मीटर, लास्ट ऑप्शन है 8.5 मीटर। बोलो क्या आंसर दोगे बेटा, जल्दी बताओ। इन चारों में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि थर्ड ऑप्शन होगा। बस साउंड की स्पीड देनी चाहिए थी, 330 ले लें या 340, तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन मिलाओ क्या? चलो मिलाता हूँ, देखता हूँ। ये कौन सा लेवल है? लेवल डायरेक्शन 17 to 19 नहीं, ये क्या चक्कर है भाई? 17, अच्छा ये हमारा है सबसे लास्ट वाला 17 नहीं 18 का सी मतलब 4.3। यस बोलो क्लियर? तो कितना सिंपल था,
बस इसमें कहाँ पर चेक करना था कि ओपनड है कि क्लोज्ड है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में आया। केवल 3 फ्रीक्वेंसी दे दिया, बोला अपना खोपड़ी लगाओ, हमने खोपड़ी लगाया, मैंने कहा ओपनड में नहीं आया, फिर क्लोज में फॉर्मूला लिखा, ये F0 मान लिया, इसको P मान लिया, ऑड नंबर P है, अगला P+2 होगा, जैसे 3 है तो अगला कौन होगा 5 कैसे आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे P+2, फिर अगला में P+4 जो भी है उसमें फिर 2 से 2 जोड़ोगे, 2 ऐड करोगे तो P+4। किसी एक इक्वेशन में देखो 100 है, PF0 60 है और 2F0 इधर गया 40/2 20। अरे अब 20 का 3 से मल्टीप्लाई ऑड नंबर, 20 का 5, 20 का 140। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? चलो मिटा दूँ। अगला सवाल घबराने का नहीं, डरने का। देखो बेटा डरना नहीं, बस एक बात समझ लो, डरना नहीं, डरना नहीं। तो एक काम करते हैं, एक सवाल और बना लेते हैं, एक सवाल और बनाए, चलो एक सवाल और बनाते हैं। डरने का नहीं, बस घबराना नहीं बेटा, यहीं पर हूँ, घबराना नहीं बेटा, यहीं पर हूँ। चलो भाई देखो अच्छा सवाल लिया था ना, और लेते हैं और बनाते हैं। खुद से भी बनाना भाई, खुद से भी बनाओगे तभी बनेगा क्वेश्चन। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, अगर कोई ऑर्गन पाइप दोनों एंड पर ओपन है, इट रेजोनेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया 240 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम पाइप, उसी पाइप को अगर एक एंड तरफ क्लोज कर दिया, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम पाइप इफ इट इज क्लोज्ड एट वन एंड। बताओ बेटा, अगर एक पाइप है दोनों एंड पर खुला है, ओपनड है, ओपनड ऑर्गन पाइप 240 है, अगर एक एंड क्लोज कर दे तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गया, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। बोलो कैसे फाइंड करें? तो बोलेंगे सर लेंथ L तो सेम है, सेम पाइप है ना, लेंथ L सेम है। अब बताओ बेटा, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल तो V/2L होता है, और क्लोज्ड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है V/4L। वेरी सिंपल। इसमें एक काम करो ना, V0/2 × 2L कर लूँ, और V0/2L क्या अपना ये वाला F0/2, यानी कि F0 की वैल्यू कितना है 240 में 2 का डिवाइड करेंगे 120 हर्ट्ज। लो जी आ गया जी आंसर। इसमें क्या था? हम बहुत घबराते हैं, जोर से बोलो बेटा, हम बहुत घबराते हैं, हम बहुत घबराते हैं। टफ था? नहीं, आसान था। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल। जोर से बोलो। अगला सवाल। अरे भाई बहुत ख़तरनाक है, अरे भाई बहुत ख़तरनाक है, डर लग गया मुझे तो। ओए होए कैसा क्वेश्चन दिया भाई, अरे बाप रे, ये तो कैसा क्वेश्चन दिया है, दिख रही हो एकदम गजब का क्वेश्चन दिया है। बनवाऊँ क्या? चले काम करते हैं, अगले एपिसोड में बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए रहने देते हैं। अगले एपिसोड में रेजोनेंस कॉलम ट्यूब पढ़ा दूंगा, कुंश ट्यूब पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, बीट करा दूंगा, 4 टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू आज के लिए।